मेरी माँ के पास फटकड़ी को इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा राज था। उस राज को जानने के लिए कई लोग मेरी माँ के जानी दुश्मन बन गए और एक दिन मेरी माँ से राज जानने के लिए मेरी माँ को जान से मार डाला। फटकड़ी का राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रिदा है। हम छोटे से थे जब हमारे गाँव में एक नई लहर चली थी। मेरे अम्मा अब्बा के खिलाफ हर आदमी बोलने लगा। मुझे अब पता चला कि अम्मा ने अब्बा से भागकर शादी की थी और कोई भी इस गांव में उनको जानता नहीं था। लेकिन अब बाबा जब भी घर आते तो वो परेशान होते। अम्मी से कहते तुम्हारे मैके वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लगता है कि वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाकर मुझसे छीन कर ही दम लेंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरा ताल्लुक एक पुरअमन कबीले से है। तुम्हारा कबीला बहुत लड़ाकू है। खुदा जाने उन्होंने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया होगा। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ तक चला आया। अल्लाह खैर ही करे। अब्बा की बातें सुनकर मैं भी परेशान हो जाती थी। अम्मा कहने लगी छोड़ो इस बात को, तुम मुझे 2 किलो और फटकड़ी ला कर दो, हम अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने पहली बार सोचा था कि हमारे घर में फटकड़ी के ढेर आखिर क्यों लगे होते हैं। क्यों अम्मा हर दिन फटकड़ी 10-10 किलो मंगवा कर घर में बड़ी हिफाजत से रख देती हैं। उस दिन मैं अब्बा की बातें सुनती रही। वो अम्मा को मुख्तलिफ तरीकों से कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अम्मा बोली कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी जब तक हम अमीर नहीं होते। कुछ ज्यादा अरसा नहीं लगेगा, फिर हम यहीं से किसी बहुत अच्छी जगह पर चीन के किसी इलाके की तरफ रुखसत हो जाएंगे। वहां जाकर रहेंगे तो ये लोग इस कानून को तोड़ नहीं सकेंगे। तुम किसी चीनी औरत से शादी कर लेना, तुम्हें वहां की कौमियत भी मिल जाएगी। अब्बा हंसकर बोले कि नहीं, मैं किसी औरत से शादी नहीं करूंगा सिवाय तुम्हारे। ये बातें चल ही रही थी कि अब्बा और अम्मा को मेरी मौजूदगी का पता चल गया। तब अम्मा अब्बा ने बातें करना बंद कर दी थी। लेकिन अगले दिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा तुमने घर में इतनी सारी फटकड़ी क्यों रखी है। ये सुनकर अम्मा ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, खबरदार बेटी, जो ये बात तुमने किसी के भी सामने की तो ये राज है, सिर्फ तुम तक और मेरे बाप तक महदूद था। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी और बड़ों वाली बातें करने लगोगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ। और हमारे घर में कोई फटकड़ी नहीं है ये तो बस चीनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। मगर मेरे दिल में बहुत ज्यादा तजस्सुस था। मैंने कहा, अम्मा मैं तो ये राज जानकर रहूंगी कि तुमने फटकड़ी क्यों यहाँ रखी है। मुझे क्यों नहीं बताती हो। अम्मा ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और बोली, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये नहूसत वाला सवाल किया तो मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। अगर तुझे फटकड़ी का राज पता चल गया तो तेरी जान चली जाएगी। अम्मा क्या मुझे जान से मार देंगी, मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा। अम्मा रोते हुए बोली। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। खुदा के लिए मेरी बच्ची तो वक्त पर समझता, इस राज को जानने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी वक्फ कर दो, अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि अम्मा परेशान है और ये बात कोई फिक्र वाली है। उस दिन के बाद से मैंने दोबारा फटकड़ी के बारे में अम्मा से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन तकरीबन 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी जिंदगी में बोझाल आ गया। मैं क्या जानती थी कि ये सब भी इसी वजह से हुआ है। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी माँ की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। अम्मा ने मुझे मगर मना कर रखा था कि घर में कुछ भी हो जाए तुमने अपने कमरे से बाहर नहीं आना, बल्कि कहीं छुप जाना है। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई ना कोई हादसा हो गया है। दिल तो लाख चाहा कि मैं अपने कमरे से निकलकर अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ जाऊं, पर अम्मा की बातें याद आ रही थी। थोड़ी ही देर में मर्दों की भारी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। वो रूसी जबान में मेरी माँ से मेरा पूछ रहे थे। मैं उसे हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी और इस पुरानी बात को मनसख ही रहने दो। अम्मा चिल्ला रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, मैंने अपने कमरे में ही जाकर बड़े से ट्रंक में अपनी जान छुपा ली थी। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानती। इस बात को तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आई। तभी मेरे कमरे के दरवाजे को अब्बा ने बजाना शुरू किया। अब्बा कह रहे थे कि बाहर आओ बेटी, बहुत बुरी खबर है, हम लुट गए हैं। अब्बा की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो अब्बा रोते हुए मुझसे लिपट गए। बोले कि बेटी, हम खत्म हो गए हैं, हमारी जिंदगियां जहन्नुम बन चुकी हैं। काश कि मैं भी मर जाता, मैं इस दिन तक जिंदा न रहता। अब्बा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी।
अब्बा ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया, मेरी जान निकालने को काफ़ी था। मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अम्मा का जेवर उनके पास ही पड़ा था। देखकर मुझे अम्मा के शुरू वाले दिन याद आ गए, जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और अब्बा उस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हम हलकान हो चुके थे तो आसपास के लोगों को इत्तला दी। सभी जानते थे कि ये काम मेरी अम्मी के मैके वालों ने किया है, लेकिन क्या है ये बात मैं नहीं जानती थी। मनहूस फटकड़ी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब्बा कमरे में इधर उधर देखते दीवानों की तरह और फटकड़ी के थैलों को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। अब आइए, क्या कर रहे हो अब्बा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा ने इतनी मोहब्बत के साथ इन्हें इस स्टोर में जमा किया है। ये बात सुनकर अब्बा को और गुस्सा आता। अब्बा, खुदा के लिए खुद को संभालो, ये इस बात का हल नहीं है। फटकड़ी का क्या कसूर है? इसी वजह से मेरी बीवी की जान गई है। अब्बा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। नहीं अब्बा, इस फटकड़ी का क्या कसूर? मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझसे कहा कि यही फटकड़ी तुम्हारी भी जान ले लेगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर अपनी माँ की डायरी पढ़ लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अम्मा की डायरी उनके बक्से में पड़ी थी। मैं फौरन बक्से की तरफ भागी। मैंने डायरी उठाकर अपने पास रख ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी थी, लेकिन मैं डायरी पढ़ने के वक्त निकाल नहीं पाई थी। अम्मा की वफात को 4 दिन गुजर चुके थे। मैं बाहर अम्मा की याद में घूम रही थी। उनके बारे में सोच रही थी कि हमारे घर के बाहर मौजूद लॉन भी अम्मा का ही बनाया हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मुझे अपने पीछे किसी बंदे की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो काला निकाब ओढ़े एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गई, पर मैं इससे पहले कि भागती या कुछ और करती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और मुझे साथ ले गया। पीछे मेरे अब्बा घर से निकले। वो चीखते रहे कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, लेकिन उन लोगों ने कहाँ परवाह करनी थी। ये लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं कहाँ आ गई थी। ये एक ला इल्म मकाम था। मैंने उस मकाम को पहले कभी नहीं देखा था। खुदा जाने मुल्क के अंदर था या बाहर था। मैं इतनी परेशान थी कि बता नहीं सकती। उन लोगों ने मुझे लॉक करके एक तहखाने में बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है। तहखाने में बंद हुए मुझे 2-3 घंटे गुजर चुके थे। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पास एक थैली थी जिसमें फटकड़ी थी, दूसरे हाथ में कुछ पत्ते थे। उसने दोनों मेरे सामने फेंक दिए और बोले, हमें सब बता दो, वरना हम तुम्हारे से राज निकलवाना भी जानते हैं। फटकड़ी को और पत्तों को फटी फटी आंखों से देखने लगे। ये क्या है और तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो तंजिया हंसे और बोले, तुम भी अपनी माँ की ही औलाद हो, बड़ी ढीठ हो। वो भी जान से चली गई, पर उसने हमारा फ़ायदा नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि राज उगलवाने के लिए हमारे कबीले के पास क्या क्या तरकीबें हैं। ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। एक नौजवान लड़का कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर मैं समझ गई थी कि ये यहाँ पर क्यों आया है। उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मुझे कुछ पता होता तो मैं बोलती। मैं चुपचाप वहाँ पामाल होती रही। फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं आया। कहने लगे कि तुम्हारी शादी हम इस लड़के से करेंगे, ये तुम्हारा शौहर बनकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तभी तुम इसको सारी बात बता सकोगी। मैं ये नहीं जानती थी कि आखिर सब हो क्या रहा है। मेरी शादी उस लड़के के साथ कर दी गई। मेरे शौहर का नाम असद था। असद बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत बेरहम था। जब वो अपने बड़ों की बातों में आता तो मुझ पर खूब जुल्म करता। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हफ्ते रोज मुझसे प्यार से भी पूछता तो कभी तशद्दुद करके पूछता, तुम लगता है कि मुझे सच नहीं बताओगी। मैं ये बातें सुन चुकी थी। मैंने कहा, तुम मुकद्दस किताब लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें हाथ रख कर बता दूंगी। उसकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जब तकरीबन 6-7 महीने यही सिलसिला जारी रहा, उन लोगों को यकीन हो गया कि मुझे फटकड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो उस आदमी ने मुझे तलाक दे दी। डॉक्टर कहने लगा, मुझे अपनी पसंद की एक और शादी करनी है। तुमसे तो मैंने अपनी खानदानी राज के तहत शादी की थी, सिर्फ इसलिए कि तुमसे राज उगलवा सकूं, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास कोई राज नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ मेरी कोई औलाद भी नहीं है। बेहतर है कि तुम वापस अपने बाप के घर चली जाओ। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। यानी कि ये आदमी मोहब्बत के ड्रामे मुझसे करता रहा और उसके दिल में कोई और था। मुझे तलाक दे दी। अब मुझे अपने ही घर जाना था।
خوش بھی تھی کیونکہ ابا سے پورے 1 سال بعد ملنے والی تھی۔ ابا تو شاید میرے بارے میں بے امید ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ جب میں گھر پہنچی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ابا نے دروازہ کھولا تو خوشی سے پاگل ہو گیا، پر ابا بالکل لاغر ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میں ابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ بیوی اور بیٹی کے کھونے کے بعد ان میں بالکل طاقت نہیں رہی تھی۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی اتنی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جی بھر کر روتے تھے، پر اس چیز کا حل ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ابا اب مجھے بتا ہی دو کہ اس پھٹکڑی کا راز کیا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی اور مجھے بھی ان لوگوں نے اتنی زندگی، اتنا عرصہ، اتنی بڑی اذیت دی کہ میں ساری زندگی بھول نہیں سکوں گی۔ پاپا نے کہا کہ بیٹی تم مجھ سے کیا پوچھو گی، جا کر اپنی ماں کی ڈائری میں پڑھ لو، وہیں پر تمہیں اصل حقیقت دیکھنے اور سننے کو ملے گی، پھر میں تمہیں باقی باتیں خود بتا دوں گا۔ ابا کے کہنے پر میں نے وہ ڈائری لی۔ میرے 14 طبق روشن ہوتے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کتنا بڑا خزانہ تھا جسے میں نے بہت ہی عام سمجھا تھا۔ اماں نے لکھا تھا، پیاری بیٹی میں نہیں چاہتی کہ پھٹکڑی کے راز کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑے، اسی لیے میں اس راز کو بہت خفیہ طریقے سے اس ڈائری میں منتقل کر رہی ہوں، تاکہ اگر یہ تمہاری طاقت بننا چاہے تو تم اسے اپنی طاقت بنا لو۔ یہ راز انسان کی کمزوری بھی بن سکتا ہے اور طاقت بھی۔ پھر اماں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ پھٹکڑی ایک زہر بھی ہے، اگر اسے صرف خالی کھایا جائے، اور لیکن اگر اسے کچھ خاص پتوں کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے عورت صرف بیٹے ہی پیدا کرتی ہے۔ بانجھ عورت بھی منٹوں میں صحیح ہو جاتی ہے اور اس سے قد بھی بڑھتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ، لیکن یہ نایاب نسخہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ میرے ابا کو یہ نسخہ معلوم تھا، وہ اس کی دوائی بنا بنا کر بیچتے تھے۔ ابا کے سبھی بیٹے نافرمان تھے، انہوں نے کبھی ابا کو نہیں سمجھا تھا۔ ابا کے سبھی بیٹے نافرمان تھے، انہوں نے کبھی ابا کی خدمت نہیں کی، نہ ابا کے اس ہنر کی قدر کی۔ ابا نے یہ راز بہت بیچا اور پھر دوائیاں بنا بنا کر اس قدر اس کی تشہیر کی گئی کہ لوگ اس دوا کے لیے ہمیں لاکھوں روپے دینے لگے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہی راز ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا۔ جب میں نے ابا سے یہ راز سیکھا تھا تو ابا کے بیٹوں کو اس کی قدر نہیں تھی۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے بھاگ کر شادی کر لی کیونکہ بھائی میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے شادی کے بعد پھٹکڑی والی دوا دوبارہ بنانا شروع کر دی۔ لوگ ابا کے نام کی وجہ سے مجھ پر بھی اعتبار کرتے تھے، وہ دوا مجھ سے لے کر جانے لگے، میرے گھر میں دولت آنے لگی تو ان لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ وہ راز جاننے کے پیچھے میرے گھر آنے لگے، پر میں انہیں کیوں بتاتی؟ ابا نے سختی سے منع کیا تھا، کسی اور کو نہیں بتانا، میرے بیٹے غیر سنجیدہ ہیں، وہ اس راز کی قدر کھو دیں گے اور سبھی کو بتا دیں گے، اس کے بعد یہ راز عام ہو جائے گا، قدر نہیں ہوگی اور لوگوں کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی بات بھی صحیح تھی، میں نے اپنے بھائیوں کو یہ راز نہیں بتایا، لیکن میری جان کو خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے اس دنیا سے ہی رخصت کر لیں گے، لیکن مجھ سے یہ راز پوچھ کر رہیں گے۔ اب یہ راز میں تمہیں منتقل کر رہی ہوں تاکہ تم بھی یہی ہنر استعمال کرو اور زندگی میں آگے بڑھ سکو۔ اس کا نسخہ لکھا ہوا تھا، لیکن میرا دل اب اپنے ملک سے چاٹ ہو چکا تھا۔ میں نے راتوں رات ایک پاکستانی لڑکا فیس بک پر ڈھونڈا، اس سے دوستی کر لی اور کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتی ہوں، تم سے شادی کروں گی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، وہ میری گوری چمڑی دیکھ کر بڑا متاثر تھا، اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا۔ یوں میں پاکستان آ گئی۔ پاکستان آتے ہوئے میں نے اپنے گھر کی ساری پھٹکڑی پھینک دی اور اسے یہاں لے آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر پرسکون زندگی گزار سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں بھی اس بیماری کے بہت سارے مریض ہیں جس کو میں فائدہ پہنچا سکتی ہوں، اور یہاں تک میرے رشتہ دار صدقے مجھ تک، بس اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اب میری پھٹکڑی مجھے واپس کر دو۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی دوا کے بارے میں تفصیل بھی بتائی۔ میں نے یہ بات ابا کو بتائی۔ ابا بڑے متاثر ہوئے، انہوں نے اس لڑکی کو پھٹکڑی واپس کر دی۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ جس ملک میں اپنے شہریوں کے لیے قانون نہیں، وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ ایک روسی لڑکی کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ بیچاری تو بڑی امیدوں کے ساتھ ایک پاک سرزمین پر بسنے آئی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔